नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। भगवती प्रसाद सोरेन, प्रवक्ता इतिहास। आज हम BA फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। BA फोर्थ ईयर, और इसमें भी जो अपना टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के बाद के किसान विद्रोह। और यह इसका जो चैप्टर है वो 5वां है। ये बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को मैंने समझाया था कि किस प्रकार किसानों का सूदखोर जमींदार ठेकेदार शोषण कर रहे थे और इतना अधिक कर लगाया उन्होंने कि जो किसान पहले उनके पास भूमि थी वह उसने कर्ज लेकर ब्याज कर चुकाया, ब्याज पर पैसे लेकर, और वह ब्याज इतना बढ़ता गया और साहूकार के चुंगल में फंस गए, धनी किसानों के चुंगल में फंस गए और उनके द्वारा उन खेतों से हाथ धोने पड़े। और जो किसान भूमि के स्वामी थे वह अब जो अमीर किसान हैं उसके दास बन गए। यहाँ तक कि जब वह धनी किसान या ज़मींदार या जो ठेकेदार उन खेतों को बेचता तो वह किसान उन खेतों के साथ ही बिक जाते। इस प्रकार अमानवीय अत्याचार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किया गया। नए ज़मींदारों को पुराने ज़मींदारों से के जैसे कोई मतलब नहीं था, वह गांव में नहीं रहते थे और वह गांव के किसानों का शोषण करते थे और उन्होंने ठेके से किसानों से लगान वसूली का जो अधिकार प्राप्त किया था वह भी अन्य को बेच दिया। इस प्रकार उन्होंने भी फ़ायदा उठाया और अन्य जो ठेकेदार था उसने भी फ़ायदा उठाया। ब्रिटिश सरकार की जो कानून व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि न्याय और पुलिस हमेशा इन ठेकेदारों का ही साथ देते और किसान अगर न्याय की बात करते हैं तो न्याय की बात दूर की कोडी थी, यानी न्याय उनके लिए उपलब्ध नहीं था। और न्याय इतना महंगा कर दिया कि आम किसान जो दरिद्र था वह उसे जेल नहीं पाया और न्याय प्राप्त नहीं कर पाया। और न्याय हमेशा पैसों को देखकर उसकी तरफ उसका पलड़ा झुक जाता है, यानी एक तरह से सारी संस्थाएं, सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भ्रष्टाचार और करप्ट थी। किसी का कोई औचित्य नहीं था, बोलने वाला कोई नहीं था। अतः किसानों ने समय समय पर आंदोलन किए और उन महाजनों को और उनकी बइयों को महाजनों को मार डाला और उन बइयों को फाड़ डाला, आग के हवाले कर दिया। इस प्रकार भारत में 1857 की क्रांति के बाद भी किसान विद्रोह हुए और वह बड़े व्यापक थे। इसमें देखिएगा पारंपरिक इतिहास लेखन और समाज विज्ञान की प्रचलित धाराओं में वास्तव में तब भी औपनिवेशिक काल के जन आंदोलनों और संघर्षों के सिलसिलेवार अध्ययन के प्रति गहरी उपेक्षा का भाव रहा। यानी जो पारंपरिक इतिहास लेखन हुआ उसमें जो इस प्रकार जो आंदोलन हुए उनके बारे में अमूमन किसी ने नहीं लिखा। कुछ जागरूक थे देश के हित में, वह उन लोगों ने ही लिखा। अध्ययन के प्रति उपेक्षा का अभाव रहा और प्रारंभ काल में भी इनके प्रति अध्ययन का, रिसर्च का जो भाव था वह उपेक्षित ही था। गुलाम भारत के इस प्रकार के इतिहास लेखन और विश्लेषण में निश्चय ही महत्वपूर्ण कमियां रह जाती है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद अनिवार्य तौर पर शिखर दृष्टि से देखा समझा विषय रह जाता है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके जो शिखर के जो नेता हैं उनके बारे में ही लिखा गया, उनके बारे में ही वर्णन किया गया। यानी आम जो आंदोलन थे उनके बारे में न सोचा गया न लिखा गया। इस प्रकार यह इतिहास लेखन औपनिवेशिक काल की अनगिनत राष्ट्रवादी गतिविधियों या विचारधाराओं में भारतीय जनता की व्यापक भागीदारी को देख भी न पाता है। विश्लेषण की बात तो दूर है, यानी उसको कभी देखा ही नहीं गया, उस पर विश्लेषण तो दूर की बात है। राष्ट्रवाद का मतलब केवल ब्रिटिश विरोधी नहीं था, क्योंकि औपनिवेशिक ढांचा एक व्यापक संरचना होती है। राष्ट्रवाद की भाषा परिवर्तन
की भाषा है, यानी राष्ट्रवाद की जो भाषा है वह एक परिवर्तन की भाषा है। परिवर्तन जो ब्रिटिश सत्ता जिनके द्वारा ये शासन किया गया और उन्होंने जैसे शोषण किया, वह उसमें परिवर्तन चाहते थे, वह राष्ट्रवाद की परिभाषा थी भाषा है। इसमें एक नए समाज की इच्छा नहीं थे। ऐसे समाज के कल्याण के लिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह समाप्त करने की अनिवार्यता होती है। लोक राष्ट्रवाद ऐसी इच्छुक और अनिवार्यता की ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी, एक धारा नेताओं की गतिविधियां शामिल थी और दूसरी आम जनता की गतिविधियां, यानी भारतीय राष्ट्रवाद या इस तरह के जो आंदोलन थे उनमें जो मुख्य नेता थे उनकी धारा थी, तो दूसरी आम लोगों की धारा थी। जहां अमूमन जो लोगों ने जो धाराएं देखी वो राष्ट्रवाद के जो नेता थे उनकी धाराएं देखी, आम लोग के प्रति उनके लिए कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, विश्लेषण नहीं था, न ही उनके बारे में इतना लिखा गया था। इनके बीच अत्यंत जटिल संबंध रहा है। इन दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और एक दूसरे पर अपनी स्थायी छाप भी छोड़ी। पारंपरिक इतिहास और समाज विज्ञान लेखन की सीमाओं को समझकर अब आधुनिक भारत के जन आंदोलनों का अध्ययन विश्लेषण पद्धति विकसित करने की कोशिश हुई है। अब जो भारत में जो लिखा जा रहा है वो इन पर विश्लेषण की अभिव्यक्ति और लिखा जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे आंदोलनों के कई उल्लेखनीय अध्ययन सामने आए जो केवल विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, यानी ये जो किसान आंदोलन थे ये अब रिसर्च की गई और इसमें कोई विशिष्ट वर्ग के लोग नहीं थे, इनमें जन सामान्य था नहीं थे। इनका जनाधार काफ़ी व्यापक था। इन आंदोलन में आदिवासियों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, जातियों के आंदोलन भी शामिल थे। ऐसे ही एक संदर्भ में इतिहासकार रंजीत गुहा का कहना है कि औपनिवेशिक भारत के समूचे दौर में इसकी शुरुआत से आकर लेने तक जन विद्रोह एक अनिवार्य सी और सामान्य प्रतिक्रिया थी। ग्रामीण भारत ब्रिटिश साम्राज्य के समूचे दौर में आंदोलन विद्रोह की बड़ी संख्या में हिंसात्मक संघर्षों का जीवंत मंच बना हुआ था, यानी ये जो आंदोलन हुए थे ये जीवंत मंच बना हुआ था ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, जिन्हें विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण आबादी विशाल हिस्सेदारी थी, यानी ये जो किसान आंदोलन में जो ग्रामीण हिस्सेदारी थी वो बड़ी विशाल मात्रा में थी। 1857 के बाद गांधी पूर्व के दौरे के कई आंदोलन की जानकारी से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें उल्लेख करना जरूरी है। हजमा अलवी के अनुसार कई बार मंझले किसानों ने विरोध संगठित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई क्योंकि वे आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर थे, यानी मंझले जो किसान थे उन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वह आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर थे, क्योंकि उन्होंने भी टैक्स दिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों से भरे माहौल में गरीब किसानों ने भी सक्रियता दिखाई। सुमित सरकार के अनुसार आदिवासियों, निम्न जाति के कृषि मजदूरों और गरीब किसानों के ऐसे कई आंदोलन थे जिनका स्वरूप काफ़ी उग्र था और कई बार उद्देश्य भी दीर्घकालिक और व्यापक थे, यानी इनके उद्देश्य भी दीर्घकालिक और व्यापक थे और इन्होंने ऐसे आंदोलन किए जो उग्र रूप भी उन्होंने धारण किया। कैथलीन गफ ने किसान आंदोलन का और भी वर्गीकरण किया, यानी कैथलीन गफ ने भी इन किसान आंदोलन का और अधिक वर्णन किया और इनका विश्लेषण किया, वर्गीकरण किया। पुनः स्थापना के विद्रोह अतीत के नाम पर आयोजित विद्रोह थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासक को निकालना और पहले के शासक और सामाजिक संबंध बहाल करना था, यानी ये जो किसान आंदोलन हुए थे उनका उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश शासक हैं उनको भारत से निकालना और जो पहले किसान और जमींदार के जो संबंध है वापस वही स्थापित करना। रूपांतरण के लिए आंदोलन मुख्यतः धार्मिक थे, लेकिन इनका उद्देश्य किसी न क्षेत्र या जाति को मुक्त कराना और नए प्रकार की शासन व्यवस्था कायम करना था। ये आंदोलन संपूर्ण परिवर्तन और समाज के व्यापक पुनर्गठन की आकांक्षा रखते थे। इन आंदोलन में एक चमत्कारिक धार्मिक नेता भी थे, ये देवी शक्ति होने का दावा करते थे। स्टीफन फोकस के अनुसार ऐसे 50 से ज़्यादा आंदोलन में देवी और चमत्कारी तत्वों का समावेश था, यानी भारत में आज़ादी में जो किसान आंदोलन हुए इनमें ये कह रहे हैं कि ऐसे 50 से ज़्यादा आंदोलन थे जिनमें देवीय शक्तियों का भी उसमें समावेश था। इन तथ्यों एक अन्य तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे समाज और औपनिवेशिक पकड़ मजबूत हुई और गहरी होती गई, विरोध के सहायक रूप विकसित होते गए जो 1857 के पूर्व के विरोधों के प्राथमिक रूप से भिन्न थे। अब नए प्रकार का नेतृत्व था, इसका उद्देश्य केवल अतीत की सामान्य पुनर्स्थापना पर नहीं था, यानी अतीत की व्यवस्था को विस्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं था।
इसमें आदिवासी किसान आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आदिवासी किसान आंदोलन। आदिवासी किसान आंदोलन। आदिवासी किसान आंदोलन कि किस प्रकार आदिवासियों ने उनकी जो भूमि छीन ली गई थी, उनको जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाया गया था, उनसे बेगारे कराई गई थी, उसका विरोध उन्होंने किस प्रकार किया, कौन कौन से आंदोलन किए, इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बिचौलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन की विस्तृत विवेचना आपके सामने की। अब नेक्स्ट लेते हैं आदिवासी आंदोलन। आदिवासी आंदोलन कुमार सुरेश सिंह के शब्दों में, आदिवासियों ने भारत के किसानों समेत किसी भी अन्य समुदाय की तुलना में सबसे ज़्यादा और सबसे हिंसात्मक विरोध किए। यानी सुरेश जी कह रहे हैं कि भारत में जो आदिवासी थे उन्होंने किसी भी आंदोलन की तुलना में ज़्यादा हिंसात्मक और ज़्यादा प्रभावपूर्ण आंदोलन किए हैं। 1857 के बाद के दौर में आदिवासी आंदोलन में दो नई प्रवृत्तियाँ सामने आई। यानी 1857 के बाद जो विद्रोह हुए उनमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। वन अधिकारियों के मुद्दे पर जोर बढ़ा और विरोध बढ़ा का नेतृत्व पारंपरिक मुखिया के हाथ से निकलकर मसीहों के हाथ में आ गया। इन मसीहों ने अपने समुदाय के पुनर्जागरण के लिए आंतरिक सामाजिक धार्मिक परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया और कई बार एकाएक चमत्कार देवीय परिवर्तन का भी वादा किया था। यानी जो पहले वन अधिकारी के मुद्दे का जोर बढ़ा, यानी वन अधिकारी कहते थे ये जो आदिवासी वन में रहते थे उनको कहते थे कि आप लकड़ी नहीं काटेंगे, आप जंगल पर अपनी आजीविका नहीं चलाएंगे, आप हमारे साथ में रहेंगे और हमारे कहे अनुसार करेंगे। अतः इस बात को लेकर दोनों में विरोध हुआ और विरोध बढ़ता गया और हिंसात्मकता का भी सहारा लिया। वहीं आदिवासियों ने देवी शक्ति होने की भी बात कही। आदिवासी समुदाय पर औपनिवेशिक व्यवस्था की गहरी मार पड़ी। इस व्यवस्था के तहत बढ़े हुए व्यवसायीकरण से पारंपरिक आदिवासी समाज टूट फूट गया। इस कारण आदिवासी समाज में पहले से कायम बाहरी तत्वों, सूदखोरों, व्यापारियों, ठेकेदारों और जमीन हड़पने वालों की व्यवस्था मजबूत हो गई। यानी आदिवासी ब्रिटिश जो शासन था उसकी वजह से ये जो लोग थे ये उनके अंदर तक आ गए और उनका शोषण करने लगे, जिनमें बाहरी सूदखोर, व्यापारी, ठेकेदार, जमीन हड़पने वाले, इनकी एक मजबूत व्यवस्था इनके अंदर आ गई और इन्होंने इनका शोषण करना शुरू कर दिया। व्यवस्था मजबूत हुई। ये बाहरी तत्व दिक्कू कहलाते थे। यानी ये बाहर से जो आए थे इनको दिक्कू कहा जाता है। दिक्कू कहा गया, यानी बाहर से आने वाले ये जो जमींदार थे, सूदखोर थे, व्यापारी थे, इनको दिक्कू कहते थे। दिक्कू शब्द वास्तव में औपनिवेशिक व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था। इनकी गतिविधियों कई तरह की थी। अपनी शोषणकारी भूमिका के कारण वह लगातार हमले का निशाना बनता गया। यानी इन दिक्कुओं पर लगातार हमला किया गया इन आदिवासियों द्वारा, क्योंकि ये उनका शोषण कर रहे थे। औपनिवेशिक शासन ने भूमि में निजी संपत्ति का अधिकार शुरू कर दिया। यानी अब औपनिवेशिक साम्राज्य में भूमि का निजी स्वामित्व स्थापित कर दिया। जहाँ पहले आदिवासी पूरे जंगल के ही मालिक थे, उन्हें ही अपना सब कुछ मानते थे, परंतु ब्रिटिश औपनिवेशवाद ने भूमि का स्वामित्व बनाना शुरू कर दिया, जिससे यह लोग नाराज हो गए। इस समुदाय में सामूहिक भू स्वामित्व की परंपरा मजबूत थी। यानी ये पूरी भूमि को ही अपनी मानते थे और उसके मालिक थे। लेकिन कर्ज के कारण आदिवासियों की जमीन की बिक्री और जमीन से अलगाव शुरू हो गया। यानी कर्ज बढ़ता गया इन पर, तो इनकी जमीनों की बिक्री हो गई और जमीनों से ये दूर होते गए। निर्मम शोषण के शिकारी आदिवासी सस्ते श्रम के स्रोत बन गए। यानी ये जो आदिवासी थे इनको निर्ममतापूर्वक इनका शोषण किया गया और इनको रुपए पैसे मजदूरी भी कम दी गई। ब्रिटिश शासकों के मिशनरी कार्यों से आदिवासियों के परंपरागत सांस्कृतिक जीवन पर भी हमला शुरू किया गया। यानी ब्रिटिश शासन में ईसाई धर्म का प्रचार करने की भी अनुमति मिल गई थी। अतः आदिवासियों में भी ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। अतः आदिवासियों ने इनको अपने धर्म में इनका जो हाथ था या इंटरफेयर किया, इन्होंने उसमें छेड़छाड़ की। इससे आदिवासी ने ये सोचा ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अतः और उनके सांस्कृतिक जीवन पर यह हमला कर रहे हैं। अतः आदिवासियों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। 1870 और 80 के दौर में अपने राजस्व, निर्यात, वस्तुओं की आपूर्ति आदि के लिए वन क्षेत्रों पर औपनिवेशिक राज्य नियंत्रण क्रमशः बढ़ता गया। यानी 1870-80 में
ब्रिटिश शासन ने इनसे भी फ़ायदा उठाने के लिए इनमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, इनसे छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। इस स्थिति में सबको असंतुष्ट कर दिया और उन्होंने आंदोलन कर दिया। आदिवासियों के लिए वन, पानी, हवा की तरह एकदम निःशुल्क थे, यानी आदिवासियों के लिए वन, पानी, हवा सब एकदम निःशुल्क थे। इसलिए उन्होंने पारंपरिक वन अधिकारों का अपहरण पर एक महत्वपूर्ण निर्णायक सा मुद्दा था, यानी उनके जो वन थे उन पर ब्रिटिश शासक ने अधिकार करना चाहा जो उनको बर्दाश्त से बाहर न था। आदिवासियों को जीवन यापन के लिए वन से कई उत्पाद मिलते थे, इन पर कोई शुल्क नहीं था। वन क्षेत्रों में अंग्रेजों के प्रवेश ने आदिवासियों के वन पर आधारित सांस्कृतिक ताने बाने को अस्त व्यस्त कर दिया, यानी अंग्रेजों ने इनके जंगल में हस्तक्षेप करके उनका जो सांस्कृतिक धार्मिक ताना बाना था उनको उन्होंने कुठाराघात कर दिया। ब्रिटिश शासकों के लिए वन विभिन्न प्रकार के कीमती उत्पादों की पूर्ति करते थे। राज्य के पास पुलिस थी और ऐसा कानूनी ढांचा था जिसका पहला कभी अस्तित्व में नहीं था, यानी आदिवासियों को तो न पुलिस से मतलब था न प्रशासन से मतलब था। वो तो वन, जल, जमीन, हवा इन सबको फ्री समझते थे, किंतु ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि इनसे भी आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है। अतः उन्होंने प्रशासनिक ढांचा और पुलिस व्यवस्था बनाई जो इन आदिवासियों के लिए नई बात थी। अब इसमें सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था आदिवासियों का, संथाल विद्रोह। संथाल आदिवासी मुख्य रूप से बंगाल के वीरभूमि, बाकुंडा और बिहार की शिवभूमि हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया जिले में रहते थे। इनके बीच सबसे बड़ा विद्रोह 1855-56 में उभरा। यह विद्रोह मुख्य रूप से महाजनों और व्यापारियों के खिलाफ था, लेकिन बाद में पुलिस, गोरे काश्तकार, रेलवे अभियंता और अधिकारी भी आंदोलन का निशाना बन गए। सिद्धू और कान्हू विद्रोह संथाल के नेता के रूप में उतरे, यानी सिद्धू और कान्हू इसके प्रमुख नेता थे और वह नेता बनकर उभरे। संथालों ने साहस के साथ संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेज अपनी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों के कारण विजय रहे। 1855 के महान संथाल विद्रोह की सफलता के बाद 1870 के दौर में संथालों के बीच खरवार या सभाहार आंदोलन हुआ। यह आंदोलन शुरुआती दौर में एकेश्वरवाद, आंतरिक सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इस आंदोलन में राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ भी अभियान जोर पकड़ गया। आंदोलन के नेता भागीरथ को गिरफ्तार के बाद आंदोलन को कुचल दिया गया, यानी 1855-56 में सिद्धू और कान्हू था। उसके बाद यह 1870 में वापस आंदोलन हुआ और इसमें भागीरथ इनका जो मुख्य नेता था उनको पकड़ लिया गया और यह आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि इसमें भू राजस्व संबंधी बातों को भी इंक्लूड कर लिया गया था, उसमें शामिल कर लिया गया था। अतः अंग्रेजों ने अपनी गोरी पुलिस के माध्यम से इस आंदोलन को कुचल दिया गया और भागीरथ को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला है रंपा आंदोलन। आदिवासी विद्रोह का एक मुख्य रूप और निरंतर प्रभावित क्षेत्र रहा गोदावरी के उत्तर के जंगल और पहाड़। यह मुख्य रूप से चौदावरम के रंपा क्षेत्र और इसके पड़ोसी गुड़ेम क्षेत्र में केंद्रित था। यहाँ के कोया और कोंडा डेरा आदिवासी मुख्यतः जूम खेती जो जहाँ खेती कर ली, जंगलों को जला दिया, वहाँ पर खेती कर ली, फिर आगे बढ़ जाते, फिर जंगलों को जलाते, वहाँ खेती करते, फिर आगे बढ़ जाते। ये जूम खेती थी और उस समय वहाँ पोडू कहा जाता था। इस जगह इसको पोडू कहा जाता था। जूम खेती पर निर्भर थे। डेविड अर्नोल्ड के इनके आंदोलन का विस्तृत अध्ययन किया। आरंभिक विद्रोह 1840, 45, 58, 61, 1862 में हुआ का नेतृत्व आदिवासियों के मुखिया मुत्तदार ने किया था। मुखिया को मुत्तदार कहते हैं, उन्होंने किया था, आदिवासियों के मुखिया ने। यह विद्रोह वरिष्ठ मुखिया मनसबदारों के खिलाफ किए गए थे। इनके साथ अंग्रेज शासकों ने 1813 में समझौता किया था। फितूरी का दूसरा चरण 1916 तक कहा जाता है कि इस चरण में बड़े बड़े विद्रोह हुए। इस चरण का जनाधार बेहद व्यापक था। वह 5000 वर्ग मील से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैल गया था। मनसबदारों द्वारा लकड़ी लेने, जानवरों को चराने पर टैक्स लगाने, पुलिस द्वारा लूट खसोट मचाने, घर में ताड़ी बनाने,
रोके जाने के लिए आबकारी कानून लाने, झूम खेती पर नियंत्रण लगाने, व्यापारी शोषकों और सूदखोरों के खिलाफ आदिवासियों का उत्साह बढ़ता गया। यानी आदिवासी अब जंगल में अपने पशु नहीं चरा सकते, वहाँ पर खेती नहीं कर सकते, वहाँ झूमिंग खेती नहीं कर सकते, घर के अंदर शराब नहीं बना सकते, आदि बातों का समावेश होकर यहाँ पर आंदोलन किया गया। यह आंदोलन बाहरी लोगों एवं राज्य और पूंजीपतियों के प्रति विरोध का मिलाजुला रूप था। इस आंदोलन के स्वरूप के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो यह आंदोलन धार्मिक तत्व थे, इसका रूप चमत्कारिक एवं देवी था। इस कारण आंदोलन में धार्मिक अर्थों में भी भय और आशा अपेक्षा की मिली जुली प्रवृत्तियां होती थी। दूसरा, इस आंदोलन के रूप में अपराध का तत्व भी था, जो कि हाउस बॉम्ब की सामाजिक लुटेरे, सोशल बैंडटरी की अवधारणा से मेल खाता है। इस आंदोलन में लुटेरेपन से ज़्यादा कई बार की आपराधिक गतिविधियां ही शामिल थी। इस विद्रोह को नवंबर 1880 में मद्रास पैदल सेना की 6 बटालियों ने दबा दिया। इसके बाद 6 साल तक विद्रोह दूसरा हुआ। इसका नेतृत्व एक विस्थापित भूस्वामी जानी ककारी ने किया था। इसके बाद 1891 में यह विद्रोह हुआ। यानी यह रंपा आंदोलन समय के साथ चलता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा और एक भूपति जानी ककारी ने भी इसका नेतृत्व किया था और उसे दबा दिया गया। किंतु यह आंदोलन 1891 के बाद भी चलता रहा। अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कुमार सुरेश सिंह के उल्लेखनीय अध्ययन के आधार पर रांची झारखंड के क्षेत्र में बिरसा मुंडा का उल्गू लान इस दौर का सर्वाधिक व्यापक आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह कहा जा सकता है। इस विद्रोह ने दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के 400 वर्ग मील क्षेत्र से ज़्यादा अपने दायरे में ले लिया। यह विद्रोह औपनिवेशिक काल में आदिवासियों की बुनियादी समस्याओं के कारण उपजा था। यह जो आंदोलन था उल्गुलान महान विद्रोह, जो आदिवासियों की जो जरूरत थी बेसिक, उनके विरोध में यह उपजा था। आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों के अपहरण, बंधुआ मजदूरी, औपनिवेशिक कानून व्यवस्था के अलावा इस विद्रोह का संबंध शुरू से ईसाई धर्म में भी था। कुमार सुरेश सिंह ने बताया, आदिवासी जमींदारों का अत्याचार खत्म करने के उद्देश्य से ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे थे। यानी आदिवासियों को कहा, अगर आपका शोषण आप रोकना चाहते हैं तो ईसाई धर्म ग्रहण कर लीजिए। अतः यह आंदोलन का एक मुख्य कारण भी बना। 1890 के शुरुआती दौर में आदिवासी के मुखिया नेतृत्व में सरदारी लड़ाई लड़ी, किंतु असफल रहे। वह लड़ाई उत्तरी मैदानी इलाकों में व्यापारी और सूदखोरों के रूप में आए। जागीरदारों और ठेकेदारों द्वारा कुट्टी संयुक्त पाटेदारी समाप्त करने के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। इन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा का उदय हुआ। बिरसा मुंडा शुरू से ही अपने दावे का ज्ञान और बीमारों को ठीक करने की शक्ति के कारण जाना जाने गए। यानी बिरसा मुंडा अपने दवा और जो लोग बीमार थे उनको ठीक करने की शक्ति उनमें थी, इस वजह से वह प्रसिद्ध हो गए। बिरसा एक बटाईदार के पुत्र थे। पहले ईसाई और बाद में वैष्णव धर्म के प्रभाव में आए। 1895 के बाद बिरसा मुंडा ने अपने को चमत्कारिक, शक्ति संपन्न एक मसीहा घोषित कर दिया और बंदूक की गोली को पानी बना देने की शक्ति का भी दावा किया। यानी बंदूक की गोली को पानी बना दे, ऐसा भी दावा उसने किया। बाहरी लोगों की घुसपैठ के खिलाफ जंगलों में रात में बैठ के शुरू कर दी। यानी यह जो लोग थे जो दिन में बैठक नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने रात को बैठक करना शुरू कर दी। दिसंबर 1899 और जनवरी 1900 में गिरजाघर और पुलिस थानों पर एक व्यापक हमले हुए। इन विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इस विद्रोह में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें गरीब गैर आदिवासी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी गरीबों और गैर आदिवासियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह तो बस महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते थे। 1900 का यह विद्रोह कुचल दिया गया। बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और वह जेल में मर गया। इसके बाद आदिवासियों को कुछ रियायतें हासिल हुई। उनको खुद कुट्टी अधिकार को कुछ मान्यता मिली, यानी स्वयं खेती करने का उनको अधिकार दे दिया गया और बेट बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब उनको बेट बेगारी नहीं ली जाएगी। लेकिन बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच एक यादगार धरोहर बन गए और मुंडाओं के बीच एक प्रकार का बिरसा पंथ हमेशा के लिए जीवित रह गया। इसके अत्यधिक प्रभावशाली लोकगीत बिरसा की
ताज़ा कर देते हैं। यानी बिरसा एक प्रकार से आदिवासियों का मसीहा घोषित किया, किंतु उन्होंने आदिवासियों को उस प्रकार से प्रेरणा दी कि आज भी लोग उसे मसीहा की तरह पूछते हैं, और जो उनके लोकगीत हैं उनमें बिरसा की याद में लोकगीत गाए जाते हैं और उसकी याद को ताज़ा किया जाता है। इस प्रकार बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह में आदिवासियों को प्रेरणा दी। इस आंदोलन को राष्ट्रवाद समर्थक संघर्ष, पृथकतावादी आंदोलन, वर्ग संघर्ष और आदिम साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार का सचेत स्पष्ट वर्गीकरण तो निश्चित रूप से निरर्थक प्रयास है, पर यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन इन सभी प्रतिक्रियाओं के समन्वय से विकसित हुआ था। उसमें उस समय औपनिवेशिक राज्य नई प्रकार की राजनीतिक सत्ता स्थापित कर रहा था, इसलिए समाज को पुनर्परिभाषित करने और उसके पुनर्गठन के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। यह हो गया आपका मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया आंदोलन। अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन यह आंदोलन बिरसा मुंडा के विद्रोह के नजदीकी क्षेत्रों में शुरू हुआ और उरावा आदिवासियों के बीच फैलता गया। यह आंदोलन 1914 में एक पंथ के रूप में शुरू हुआ, जिसने एकेश्वरवाद, मांस मदिरा, आदिवासियों के नृत्य पर पाबंदी, जून खेती की वापसी की वकालत की। अगले साल ही इस आंदोलन में एक चमत्कारिक स्वरूप धारण कर लिया। आंदोलन की अगुवाई में के लिए एक मसीहा के प्रकट होने की अफवाह जोर पकड़ती गई। इस मसीहा के कभी बिरसा, कभी जमीन तो कभी केसरवाद के समतुल्य होने की बात की गई। यह ताना भगत आंदोलन की आज ब्रिटिश सरकार के दमन और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद खस्म हो गई, पर ताना भगत पंथ कमजोर रूप में आज तक जीवित है। यानी ताना भगत आंदोलन में एक देवीय मसीहा के प्रकट होने की बात की गई थी। वो कभी बिरसा, कभी जमीन के नाम से तो कभी केसर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, और यह ताना भगत आंदोलन हालांकि समाप्त हो गया, किंतु यह आज भी कमजोर रूप में चल रहा है। किसान आंदोलन जो हुए हैं वो बड़े ही व्यापक थे। औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन का इतिहास खुद उपनिवेशवाद जितना ही पुराना है। यानी किसान आंदोलन जो है उपनिवेश काल के समान ही पुराना है। पहला है मोपल्ल विद्रोह, मोपल विद्रोह। मालाबार के मोपल विद्रोह का लंबा और उथल पुथल भरा इतिहास भारतीय परिस्थितियों की विभिन्न जटिलताओं को ही उजागर करता है। इस विद्रोह से पता चलता है कि भूस्वामियों और विदेशियों के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति के लिए धार्मिक कट्टरता भी एक रास्ता बन गई। अब तक प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार 1836 से 1919 तक बीच विद्रोह की 32 घटनाएं हुई। ब्रिटिश शासन के भूस्वामित्व के अधिकारों पर जोर देकर मालाबार क्षेत्र में हिंदू स्वर्ण नुम्बीदरी और नायार जैनमी की स्थिति और सत्ता की पुनः स्थापित किया और उन्हें पहले की तुलना में मजबूत बनाया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि अधिकांशतः मुसलमान, पट्टेदार और किसान की स्थिति बिगड़ गई। के.एम. पडिक्कर के अनुसार यह हाल के अपने उल्लेखनीय अध्ययन में बताया है कि जमीन पर नियंत्रण का सवाल लगातार विवाद का मुद्दा बना रहा, पर साथ में धर्म ऐसा वैचारिक तत्व था जिसके माध्यम से ऐसे मुद्दे पर संघर्ष अभिव्यक्त हो रहा था। इससे पहले स्टीफन डेल ने भी अपने अध्ययन में यही तथ्य को उजागर किया कि धार्मिक आधार पर शिकायतें की तुलना में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं पर ज़्यादा भूमिका रही। 1896 में मोपल किसान विद्रोह ने आक्रामक संप्रदाय रुझान ग्रहण कर लिया, लेकिन मोपल किसान विद्रोह के अन्य पहलू भी सामने आए। महत्वपूर्ण यह आंदोलन एक हद तक किसान आंदोलन और सामुदायिक संघर्ष का भी समन्वय था। इसमें कृषक समस्याओं के साथ इस्लाम के लिए संघर्ष करने की भावना का भी समावेश था। इस कारण आंदोलन का स्वरूप जटिल और विशिष्ट बन गया। व्यवहार में विद्रोह एक छूत की तरह फैल गया, जिसमें मुख्यतः जैनवी संपत्ति, मंदिर पर हमला और विध्वंस करने की प्रवृत्ति थी। मोपल के छोटे छोटे समूह पुलिस गोलीबारी के सामने एक प्रकार की सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार रहते थे। एक समूह में 50 से ज़्यादा मोपल नहीं होते थे। इस प्रकार की मौत वे शहीद होने के विश्वास को गले लगाते थे। अधिकांश मोपल शहीद गरीब, किसान और भूमिहीन मजदूर थे। इससे यह पता चलता है कि यह आंदोलन मुख्यतः
किसान समुदाय से भी था। यानी इस आंदोलन में जो मोहल्ले थे वो पुलिस के सामने जाकर शहीद हो जाते थे। अतः ये पता लगता है कि यह जो आंदोलन था ये मरने से भी नहीं डरने वाले लोगों का आंदोलन था। अगला है पबाना विद्रोह। पबाना विद्रोह 1873 1873 टू 1885 बंगाल का पबाना किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का मूल कारण जमींदारों का भयंकर दमनकारी रवैया, यानी यह आंदोलन जमींदारों के भयंकर जो दमनकारी रवैया था उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था। इसके तहत काश्तकारों के नव अर्जित काश्तकारी अधिकारों को खत्म कर दिया जा रहा था। काश्तकारों के कानूनी अधिकार पर अमल के बजाय उन्हें जबरदस्ती मनमाने लिखित समझौते के आधार पर काम लिया जा रहा था। यानी यह जो आंदोलन था बंगाल में काश्तकारों द्वारा किया गया था। इसमें जो अंग्रेज लोग थे, जो नए जमींदार वर्ग था, वो उनसे जबरदस्ती एक समझौता करवा रहा था और अपनी इच्छा अनुसार उनसे लगान वसूलने की बात कर रहा था। इस आंदोलन की अधिकांश ताकत अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले किसानों के बीच से आई थी। इस समूह के आंदोलन हमेशा हिंसात्मक ही नहीं होते थे। इस आंदोलन में कुछ सीमित उद्देश्य भी थे। इसमें देवी और चमत्कारी रुझान नहीं था, पर कई अफवाहों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। वे अफवाहें ब्रिटिश शासक के अनिवार्य पतन के बारे में न होकर किसानों के हितों के बारे में उठाए गए प्रशासकीय कदमों से संबंधित थी। कल्याण कुमार सेनगुप्त अपने अध्ययन में आंदोलन के कानूनी स्वरूप पर जोर दिया। इसमें हिंसा की वारदातें बहुत कम हुई थी, क्योंकि यह आंदोलन दिलचस्प मुख्यतः अपनी संपत्ति और कृषि की भूमि रक्षा के लिए था। अधिकांश तेज होने के साथ ही शोषकों पर हमला बढ़ता गया। किसान कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक थी। इसके बावजूद शोषकों ने इस सांप्रदायिक आंदोलन घोषित किया। इस संदर्भ में यह तथ्य भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पबाना किसान के दो मुख्य नेता शंभूपाल केशव चंद्र राय हिंदू थे। यानी इस आंदोलन में मुख्य जो आंदोलनकारी थे वो सारे के सारे अधिकतर जो थे वो मुस्लिम थे, किंतु इसमें जो दो लोग थे वह हिंदू थे जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल। इस प्रकार यह आंदोलन एक तरह से सांप्रदायिक सद्भाव का आंदोलन भी कहा जा सकता है और इसके बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा की गई है। कुमार सेनगुप्त और अन्य लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। यह आंदोलन जो काश्तकार थे उनसे अंग्रेज सरकार जबरदस्ती अपने हक में फैसले ले रही थी, उसके विरोध में किया गया आंदोलन था। पबाना किसान आंदोलन 1873 में शुरू होकर एक दशक तक चला। यानी 1873 से लेके 1883-85 तक यह आंदोलन चला। इस आंदोलन के द्वारा किसानों ने अपने अधिकारों के प्रति भूस्वामियों का रवैया बदलने में सफलता हासिल की। इसके अलावा यह आंदोलन बंगाल में ही नहीं, इसके अलावा ढाका, राजशाही, बेकरगंज, फरीदपुर, त्रिपुरा आदि कई क्षेत्रों में फैल गया और वहां पर जन आंदोलन का काम किया। इस तरह आपके सामने मैंने बताया कि यह आंदोलन ढाका, राजशाही, बेकरगंज, फरीदपुर और त्रिपुरा आदि कई स्थानों पर कई क्षेत्रों में यह फैल गया और इन्होंने ब्रिटिश सरकार जो लगान वसूल करने वाले अधिकारी थे और उनसे ज़बरदस्ती जो समझौते कर रहे थे उनके विरोध में किया गया यह एक व्यापक आंदोलन था, जिसमें अधिकांश मुस्लिम थे, किंतु इसमें दो ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के इनके नेता थे और इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद बचे हुए आंदोलन को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस क्लास में मैंने आपको आदिवासी किसान आंदोलन, जो किसानों के आंदोलन थे, आदिवासी किसान जो थे उन्होंने किस प्रकार इस आंदोलन में भाग लिया, इसकी विस्तृत परिचर्चा मैंने आपके सामने की, जिसमें सांदाल विद्रोह, संथाल विद्रोह प्रमुख था, रंपा आंदोलन प्रमुख था जिसमें आपको मैंने बताया। नेक्स्ट फिर मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा द्वारा किया गया आंदोलन था, जिसने मुंडा ने यह आंदोलन किया और उसे ब्रिटिश जेल में डाल दिया गया और वही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ताना भगत आंदोलन, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ये ताना भगत आंदोलन चलता रहा और इसमें यह समाप्त भी हो गया, किंतु कमजोर स्थिति में फिर भी यह चलता रहा। इसके बाद मैंने आपके सामने
मोपल्ल विद्रोह और पवाना विद्रोह के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस क्लास में आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जो बचे हैं आंदोलन उनके बारे में और विस्तृत चर्चा परिचर्चा जारी रखेंगे। आप इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद।